हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपकी क्लास 10th आरबी से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अब देखो जेनेटिक्स के ऊपर कुछ साइंटिस्ट ने अपने सिग्निफिकेंट वर्क किए। लेकिन हम बात करें कि सबसे पहले जेनेटिक्स के ऊपर किस साइंटिस्ट ने वर्क किया, तो उनका नाम था ग्रेगर मेंडल। इस वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और जो टर्म दी थी जेनेटिक्स की सबसे पहले वो बेस्ट ने दी थी। तो आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि पहला क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है आपके, ग्रेगर मेंडल। और जो जेनेटिक्स की जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी, बेस्ट ने दी थी। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन में दो टर्म पढ़ी थी, एक हेरिडिटी पढ़ी थी और एक वेरिएशन पढ़ी थी। तो इन दोनों टर्म की मीनिंग क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो देखने से पहले एक बार आप ये चीज समझ लो कि देखो एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये है। इस ऑर्गेनिज्म को आप पेरेंट जनरेशन कह सकते हो और जो आप इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको क्या कह सकते हो, आप ऑफस्प्रिंग कह सकते हो। तो देखो इस न्यू ऑर्गेनिज्म से, इस पेरेंटल जनरेशन में से जब ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। देखो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये हम बोल सकते हैं कि पेरेंट जनरेशन में से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। दूसरी चीज है वेरिएशन। तो वेरिएशन को समझने से पहले ये देखो आप कि सपोज करो कि इस ऑर्गेनिज्म की दो ऑफस्प्रिंग है। कितनी ऑफस्प्रिंग है, दो ऑफस्प्रिंग है। तो इन दोनों ऑफस्प्रिंग को जब हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों ऑफस्प्रिंग के बीच में कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटीज होगी और कुछ ना कुछ क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या कहा गया है, यहाँ पर वेरिएशन कहा गया है। क्या कहा गया है, वेरिएशन कहा गया है। तो देखो डिफरेंस और डिसिमिलरिटीज बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज और ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मेंडलिज्म। देखो इस टर्म को पढ़ने से पहले इसको जान लेते हैं कि मेंडलिज्म होता क्या है। देखो अगर ये थ्योरी डार्विन देता तो क्या बोलते हैं इसको, डार्विन बोलते हैं। अगर ये थ्योरी लैंडमार्क देता तो क्या बोलते हैं इसको, लैंडमार्क। लेकिन जो थ्योरी है उसने दी सारी मेंडल ने दी है, इस वजह से क्या बोला गया है इसको, मेंडलिज्म। इसके अंदर देखो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट दिए जेनेटिक्स के ऊपर, उनको पढ़ेंगे। और कुछ जेनेटिक्स के ऊपर कुछ उसने लॉज भी दिए थे। देखो एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक्स और लॉज ऑफ जेनेटिक्स, इन दोनों को जब हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मेंडलिज्म बोलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक्स और दूसरा बात करेंगे इनहेरिटेंस लॉज बेस्ड ऑन इट। इन दोनों को जब हम पढ़ेंगे क्या कहेंगे, उसको मेंडलिज्म कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट्स कर लीजिए पहले, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं लाइफ हिस्ट्री। किसकी लाइफ हिस्ट्री, मेंडल की लाइफ हिस्ट्री, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मेंडल के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है वो याद रखनी है उनकी डेट ऑफ बर्थ। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 22 जुलाई 1822 इन स्लेवेन विलेज। मतलब इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उसके बाद उन्होंने कुछ साल तक चर्च में फादर के रूप में वर्क किया और उसी दौरान उन्होंने गार्डन पी प्लांट पे, इस पे गार्डन पी प्लांट पे जिसका साइंटिफिक नेम है पाइथम सटाइवा, इसके ऊपर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट करीबन 7 साल तक इन्होंने किए। और जितने भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने किस प्लांट पे वर्क किया तो क्या लिखना है आपको, गार्डन पी प्लांट लिखना है और उसका साइंटिफिक नेम लिखना है पाइथम सटाइवा। ठीक है, नेक्स्ट है कि उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन की प्लांट पे, उन सभी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक ब्रेन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने प्रेजेंट किया और उन्हीं एक्सपेरिमेंट को बाद उन्होंने पब्लिश किया। और वो हेडिंग जो थी वो थी एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट एवोल्यूशन। इस नाम से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किए, पब्लिश किए। लेकिन क्या है, इनके जो एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किए तो ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि उस वक्त जो डार्विन की एक किताब आई थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ ओरिजिन, ये किताब बहुत ज्यादा ही फेमस हो गई थी और जितने भी लोग और जितने भी साइंटिस्ट थे वो उस किताब पे ज्यादा ही फोकस हो गए थे। ठीक है, और जो मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो टाइम से कुछ ज्यादा ही आगे के थे। इस वजह से लोगों को और जो साइंटिस्ट थे उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया और इस वजह से जो मेंडल है वो
सक्सेस नहीं हो पाए और उनकी 1889 जनवरी में उनकी डेथ हो गई। उसके इनकी मृत्यु के 16 ईयर बाद, इनकी डेथ के 16 ईयर बाद, और जो आपके इन्होंने जो 7 ईयर जो काम किया, उन्होंने वर्क किया था, उसके 33 ईयर बाद ये कुछ साइंटिस्ट आए, मतलब 3 साइंटिस्ट आए थे, 3 अलग अलग जगह से, और 3 अलग अलग प्लांट पर उन्होंने वर्क किया, और जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए अपने प्लांट पे, जो भी रिजल्ट उनके आए वो बिल्कुल रिजल्ट जो थे वो मेंडल से बिल्कुल बराबर थे। मतलब कि बोल सकते हो आप कि जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो बिल्कुल किसके इक्वल आ रहे थे, मेंडल के बराबर आ रहे थे। जो भी इन्होंने रिजल्ट दिए वो बिल्कुल सेम आ रहे थे, ठीक है। इस वजह से इनको रीडिस्कवरी ऑफ मेडिसिन कहा गया। जो पहले साइंटिस्ट थे इनका नाम था कार्ल कोरेन, ये जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने मेज पे एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ह्यूगो दे वेरेज, ये हॉलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने इवनिंग प्रिंट रोज एक नामक प्लांट आता है उस पर इन्होंने वर्क किया। और तीसरे जो थे वो इरी वॉन सेगमार थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट, एक तरह का प्लांट आता है, इसमें इन्होंने वर्क किया। इस तरह से मेंडलिज्म ये थोड़ा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। तो मतलब मेंडल का क्या रीजन थे कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्शन किया, क्या कारण थे, उन चीज को हम स्टडी करते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, तो लेकिन हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट देखते हैं कि पी प्लांट को ग्रो कराना बहुत ही आसान था। तो देखो इजी टू ग्रो इन स्मॉल एरिया, मतलब था कि एक स्मॉल एरिया में पी प्लांट को ज्यादा अमाउंट में ग्रो करा सकते थे, और इसकी जो लाइफ साइकिल होती थी वो 2 या 3 मंथ की होती थी। क्योंकि जो मेंडल था वो हेरिडिटी पे स्टडी कर रहा था, तो उसको कम से कम 2 या 4 जनरेशन को जरूर थी स्टडी करनी थी, इस वजह से उसने पी प्लांट के सिलेक्शन किया। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है कि पी प्लांट कैसा था, बाइसेक्सुअल था। देखो बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं। देखो किसी भी फ्लावर का जो मेन पॉइंट जो होता है, जो मेन पार्ट होता है बीज का, उसे बोलते हैं फीमेल पार्ट। इसमें जो ऊपर का होता है इसे बोलते हैं हम स्टिग्मा, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और जो बीच में जो ट्यूबुलर फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं ओवेरी। इसी तरह ये जो दूसरा पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट का जो ऊपर का इसे हम बोलते हैं एंथर, और इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और इन दोनों के बीच के जो बीच का जो कनेक्टर होता है इसे हम बोलते हैं कनेक्टर, ठीक है। इस एंथर में क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। देखो अगर किसी भी फ्लावर में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी अगर ये है तो किसे बोलेंगे फीमेल पार्ट, और एंथर और फिलामेंट अगर होता है तो उसके बोलते हैं मेल पार्ट। तो इन दोनों को अगर किसी भी फ्लावर में अगर ये दोनों चीज होती है उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। अगर किसी भी फ्लावर में अगर एक ही चीज है मतलब फीमेल पार्ट है उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो क्या होता है, देखो जब एंथर में से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाते हैं, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से बाइसेक्सुअल होने की वजह से पी प्लांट इसमें सेल्फ पोलिनेशन हो सकता था। दूसरी बात ये है कि थर्ड अगर पॉइंट देखें तो क्रॉस पोलिनेशन भी इसमें किया जा सकता था। मतलब कैसे कि मेंडल क्या करता था कि यहाँ से इस मेल पार्ट में एंथर को कट कर देता था, ठीक है। तो कट करने के बाद जो बचा हुआ जो पार्ट होता था ये फीमेल की तरह बिहेव करता था, और ये जो कटा हुआ जो पार्ट होता था ये मेल की तरह बिहेव करता था, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि ई का मतलब होता है रिमूव करना, और मैस्कुलेशन का मतलब होता है मेल पार्ट रिमूव करना, ठीक है। तो किसी भी फ्लावर में से मेल पार्ट को जब हम रिमूव कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि जो मेंडल था उसने बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर पे स्टडी करी थी। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी एक कैरेक्टर के दो वर्जन मतलब जैसे मान लो कोई भी कलर है उसके दो कोई भी कलर है उसके डिफरेंट कलर होते हैं। जैसे कि मान लो कलर है उसके येलो भी कलर हो सकता है और व्हाइट भी कलर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या हुआ था कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्यों लिए उसने, देखो क्या था जब हेरिडिटी पे स्टडी कर रहा था तो इसने जब क्रॉस करवाया था, तो अगर हम दोनों कैरेक्टर को क्रॉस करवाते हैं तो आने वाला जो जनरेशन होगी वो किस कैरेक्टर की होगी, इस वजह से इसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी की।
और मेंडल ने पी प्लांट पर 7 तरह के कॉन्ट्रास्टिंग पेड़ दिए थे। देखो कौन कौन से दिए थे, फूड पे दिए थे, सीड पे दिए थे, फ्लावर पे दिए थे और लेंथ का एक ही कैरेक्टर दिया था। तो फूड के 2 थे, फूड कलर, फूड शेप, सीड के 2 थे, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर के 2 थे, फ्लावर कलर और फ्लावर पॉलीगन और लेंथ का केवल एक ही कैरेक्टर था, लेंथ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजन ऑफ सक्सेस, मतलब कि क्या कारण रहे कि मेंडल को सक्सेस मिली। मतलब इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन मेंडल को सक्सेस मिली। पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि मेंडल ने एक ही टाइम पे एक या 2 कैरेक्टर की स्टडी करी थी। देखो क्या है, स्टडी 1 और 2 कैरेक्टर एट ए टाइम। ठीक है, तो मेंडल ने एक ही टाइम पे एक या दो कैरेक्टर की स्टडी करी। दूसरा है कि मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उन सभी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, एक डाटा मेंटेन किया। ठीक है ना, उसकी वजह से मतलब डाटा मेंटेन करने की वजह से जैसे फ्यूचर में अगर फ्यूचर रेफरेंस की वजह से फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है तो उसको स्टडी कर सके। तीसरा जो पॉइंट था कि सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, मतलब मेंडल ने जो प्लांट लिया था पी का वो बहुत उसके लिए सुटेबल रहा, उसके एक्सपेरिमेंट में बहुत लाभदायक रहा, जिसकी वजह से उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ लोग भी दिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है, फर्स्ट जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। और जो भी हमने जो स्टडी किया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। बाकी के जो वीडियो है आपको वो आगे अवेलेबल करा दिए जाएंगे और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।